सांगजियांग राज्य की राजधानी में प्रवेशिता। नीलेश जिस लड़ाई टेक्निक का इस्तेमाल कर 3 स्टार मास्टर टीचर के वार को आसानी के साथ डिफेंड कर रहा था, ये देख सभी हैरानी में पड़ गए थे, क्योंकि नीलेश की नई अद्भुत टेक्निक दरअसल एक बेसिक लड़ाई टेक्निक था जिसे बिगिनर भी अच्छी तरह से जानते थे। परंतु अजीब बात यह थी कि उस बेसिक टेक्निक ने एक 3 स्टार मास्टर टीचर के वार को बड़े ही आसानी के साथ डिफेंड कर लिया था। ऐसा नहीं था कि टीचर कौशिक बजाज द्वारा किया गया वार मामूली था, बल्कि उसके उलट उन्होंने अपने 20 लड़ाई टेक्निक में से एक फायर एनर्जी पाम अटैक का इस्तेमाल किया था, जिसके वार को सिल्वर लेवल की लड़ाई मास्टर को झेलना भी भारी पड़ जाता था। परंतु सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि आखिर एक बेसिक लड़ाई टेक्निक के दम पर भला इतने खतरनाक वार को कोई कैसे डिफेंड कर सकता था। ऐसे में सृष्टि सभी को ये बताती है कि दरअसल नीलेश ने उस बेसिक टेक्निक के कुछ बदलाव किए थे जिसे एक लीजेंड लड़ाई मास्टर ही देख सकता था, क्योंकि इस तरह के बारीक बदलाव को समझने के लिए संत स्तर का लड़ाई मास्टर होना जरूरी था। ये सुनकर के सभी इस बात से और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो उन्हें यही लग रहा था कि नीलेश 3 स्टार के लेवल पर था, परंतु सृष्टि जो कह रही थी उससे यह साफ हो रहा था कि नीलेश 3 स्टार नहीं बल्कि संत के लेवल पर था। फिलहाल तो सभी को यही समझ आया था, परंतु बात ऐसी नहीं थी। नीलेश अभी संत के लेवल पर नहीं था, बल्कि धीरेन्द्र शाह की समझ जो पहले से ही ग्रैंड मास्टर के लेवल पर था, पिछले कुछ महीनों में गोल्डन बुक के टेक्निक द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो एक संत लेवल के समांतर हो चुका था, जिसकी जानकारी स्वयं नीलेश को भी नहीं था। खैर, अपने टेक्निक को कर दिखाने के पश्चात नीलेश को लगा था कि उसके साथी खुशी से उछल पड़ेंगे, परंतु उसके विपरीत वे लोग नीलेश को ऐसे देख रहे थे मानो सामने कोई शैतान खड़ा हो। ऐसे में नीलेश कन्फ्यूज सा चेहरा लिए कहता है, क्या हुआ दोस्तों, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पूर्ण विराम। नीलेश के इस प्रश्न पर मिस चंदेला आगे बढ़कर के कहती है, नीलेश सच बताना, तुम अभी लड़ाई मास्टर के कौन से लेवल पर हो? अचानक से मिस चंदेला को उसके लेवल के बारे में पूछता हुआ सुनकर के अभी भी कंफ्यूज सा चेहरा लिए कहता है, मेरा लेवल? ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं 3 स्टार लड़ाई मास्टर के लेवल पर हूँ, तो ये प्रश्न आप क्यों कर रही है? जिस पर टीचर मिस नैन्सी रिएक्ट करते हुए कहती है, अगर तुम 3 स्टार के लेवल पर हो तो तुमने साधारण से बेसिक टेक्निक में ऐसा कौन सा बदलाव किया जिसे हम ना देख पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं, और यह टेक्निक इतनी शक्तिशाली हो गई कि तुम 3 स्टार मास्टर टीचर के शक्तिशाली वार को भी आसानी के साथ डिफेंड कर पाए। पूर्ण विराम। मिस चंदेला और मिस नैन्सी के प्रश्नों का उत्तर नीलेश दे पता तभी शिफू आगे बढ़कर कहता है, सृष्टि का कहना है कि यह सब करने में इसलिए सक्षम हूँ क्योंकि तुम अभी संत लेवल पर हो, तो क्या ये सच बात है? एक के बाद एक प्रश्नों को सुनकर के नीलेश थोड़ी दूरी पर खड़ी सृष्टि को देखता है, जो वहां मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़ी थी। नीलेश को अब सारी बात समझ आ गई थी कि इतने सारे सवाल आखिर क्यों उठ रहे थे, जिस पर नीलेश भी एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर देते हुए कहता है, आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में मैं संत स्तर पर हूँ? जिस पर भार्गव फटाक से उत्तर देते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना हर बार तुम अपने से ऊपर वाले लेवल के लड़ाई मास्टर को कैसे हरा पाते? भार्गव की बातों को सुनकर वहां सभी उससे सहमत दिखाई पड़ रहे थे, जिसके पश्चात नीलेश सृष्टि की ओर देख कहता है, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, जाकर के सृष्टि से ही पता कर लीजिए कि मैं अभी कौन से लेवल पर हूँ, क्योंकि मेरे बातों पर तो आप लोगों को विश्वास होगा नहीं। नीलेश की बातों को सुनकर सृष्टि अपने स्थान पर खड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि नीलेश अभी संत के लेवल पर है? मैं तो ये कह रही थी कि नीलेश ने जो किया वह करना संत के लेवल वाले लड़ाई मास्टर के बस में होता है। ये बात सुनकर कि सभी सृष्टि को गुस्से से घूरने लगते हैं, जिस पर सृष्टि बनावटी मुस्कुराहट लिए कहती, लगता है मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। कहने के साथ ही सृष्टि वहां से तुरंत अपने यात्री कक्ष में चली जाती है, जिसके पश्चात नीलेश सभी छात्रों को उस टेक्निक के बारे में समझाते हुए उन्हें अभ्यास करने को कहता है। आसमान में उड़ते 20 बादलों को चिरते हुए तेजी के साथ सांगजियांग राज्य के राजधानी की ओर बढ़े जा रहा था, तो उसी के साथ शाम भी ढलने लगा था। वैसे अगर नीलेश अभी संत के लेवल पर होता तो शायद टीचर कौशिक बजाज कभी भी नीलेश के आगे खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि एक संत स्तर के लड़ाई मास्टर की एनर्जी और उसका ऑरा इतना शक्तिशाली होता था कि जब वह उसे रिलीज करता था तब आसपास इतनी ज्यादा दबाव उत्पन्न होता था कि लोअर लेवल के योद्धा उसे झेल नहीं पाते थे। परंतु वर्तमान के समय में शायद ही ऐसा कोई योद्धा था जो संत के लेवल पर फिलहाल पहुंचा हो। खैर, 2 दिनों की यात्रा के दौरान नीलेश के साथ ही उसके सिखाए गए तकनीक को लगातार अभ्यास किए जा रहे थे, जिससे वे लोग उस टेक्निक को मास्टर कर चुके थे। तभी तीसरे दिन के सुबह की पहली किरण के साथ नीलेश और उसके साथियों के साथ उसके टीचर्स को बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं की श्रृंखला दिखाई पड़ने लगा था, जिसका एक ही अर्थ था कि वे लोग सांगजियांग साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर चुके थे।
वैसे उगते हुए सूरज के हल्की पीली प्रकाश से बर्फ से ढका हुआ वह पर्वतमाला स्वर्ण के समान चकचक कर चमक रहे थे, जो बहुत ही वशीभूत करने वाली दुर्लभ नजरों में से एक था। जैसे ही उन बर्फीले पर्वतों को पार करते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें अब दूर से ही पहाड़ों के मध्य में बसा एक विशाल और भव्य महानगर दिखाई पड़ रहा था, जिसके ऊंचे ऊंचे भवनों की चोटियां मानो जैसे पर्वतों से मुकाबला कर रहे हो। दूर से सांगजियांग साम्राज्य की राजधानी सोने की लंका की तरह चमक रही थी। ऐसे में जब नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के बीस्ट उनके हवाई सीमा को पार करते हैं, तभी उनके आगे विशालकाय बीस्ट पर सवार कुछ योद्धा उनके मार्ग को रोक करके खड़े हो जाते हैं। सांगजियांग की राजधानी में प्रवेश करने से पूर्व कृपया आप लोग अपनी पहचान बताएं। ये कहने वाला योद्धा जिस बीस्ट पर सवार था वह 3 स्टार यानी कि एक स्पिरिट बीस्ट था, जो देखने में गिद्ध की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसके चोंच इतने नुकीले और घुमावदार थे कि उसके एक बार में ही किसी की चित्री अलग कर दे। ऐसे भयानक स्पिरिट बीस्ट पर सवार योद्धा कुछ नहीं तो कम से कम गोल्ड स्टार लेवल का लड़ाई मास्टर का होना तय था, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट जैसे शक्तिशाली बीस्ट को नियंत्रण करना गोल्ड स्टार लेवल के लड़ाई मास्टर्स के बस में केवल था। ऐसे में टीचर कौशिक बजाज आगे आते हुए अपना टोकन दिखाते हुए कहते हैं, मेरा नाम टीचर कौशिक बजाज है और हम मुस्तांग राज्य के नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के दल के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे हैं। टीचर कौशिक बजाज के टोकन को देखने के पश्चात वह योद्धा कहता है, ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। ये कहते हुए वह योद्धा अपने स्पिरिट बीस्ट को राजधानी की ओर मोड़ देता है और उसके पीछे पीछे नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल का दल चल पड़ते हैं। तभी वहां नीलेश और उसके साथियों को अन्य स्कूल के यात्री भवन दिखाई पड़ने लगे थे, जो उन्हीं की तरह अन्य किसी सांगजियांग साम्राज्य के योद्धा के पीछे पीछे उड़ रहे थे। जल्दी ही उनका बीस्ट उस योद्धा के पीछे पीछे एक बड़े से मैदान में उतरते हैं, जहां अन्य स्कूल के दल भी एक एक कर उतरते जा रहे थे, जिसमें से एक दल टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल का भी था, जिसका नेतृत्व 25 वर्षीय एक युवक कर रहा था, जो देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। और जैसे ही उसकी नज़र टीचर कौशिक बजाज पर पड़ता है, उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहता है, कौशिक कैसे हो मेरे भाई? कई वर्षों बाद ही सही आखिर तुमसे भेंट हो ही गया। वैसे तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हुई। ये कहते हुए वह युवक टीचर कौशिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जिसको झटकते हुए टीचर कौशिक कहते हैं, परंतु मुझे तुम्हें देख कर के कोई खुशी नहीं हुई। वैसे तुम मुझसे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसके पश्चात वह युवक कौशिक बजाज के बगल में खड़ी टीचर मिस चंदेला की ओर देख कहता है, क्या आप ही मिस रोशनी चंदेला है? जिसे सुनकर के मिस चंदेला उत्तर देते हुए कहती है, हाँ, मैं ही मास्टर टीचर रोशनी चंदेला हूँ, परंतु तुम मुझे कैसे जानते हो? थोड़ी हैरानी के साथ मिस चंदेला उस युवक से प्रश्न करती है, जिसका उत्तर वह युवक दे पाता। तभी टीचर कौशिक अपने दल के सभी सदस्यों से कहता है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि हम अनजान व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। ये कहते हुए टीचर कौशिक बजाज उस युवक को नज़रअंदाज करते हुए अपने दल को साथ लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। टीचर कौशिक बजाज का ये व्यवहार देखकर के उनके छात्र और साथी टीचर्स को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि टीचर कौशिक बजाज का व्यवहार हमेशा से मिलनसार रहा था, परंतु उस युवक को देखकर के टीचर कौशिक का बदला बदला सा व्यवहार यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उन्हें वह युवक कुछ पसंद नहीं था। टीचर कौशिक बजाज द्वारा नज़रअंदाज कर वहां से जाता हुआ देख कर के उस युवक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसके बाद खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है कौशिक अभी भी मुझसे नाराज है। चलो कोई बात नहीं, जितने दिन यहाँ है उसे मनाने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ। ये कहते हुए वह युवक भी अपने दल के साथ आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर चलते चलते नीलेश अपने टीचर कौशिक बजाज से प्रश्न करते हुए कहता है, टीचर ये लोग टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल का दल था ना? क्या आप उस युवक को जानते हैं? नीलेश के इस प्रश्न का उत्तर मिस चंदेला भी जानना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से उस युवक ने मिस चंदेला की पहचान की थी थोड़ा अजीब था, क्योंकि मिस चंदेला आज से पहले उस युवक से कभी मिली नहीं थी। ऐसे उस युवक का मिस चंदेला को पहचानना उनको हजम नहीं हो रहा था। वहीं नीलेश के पूछने पर टीचर कौशिक बजाज एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ जानता हूँ, इसका नाम ध्रुव बजाज है और ये हमारे ही घराने का एक सदस्य है, परंतु इससे हम दूरी बना कर रहे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर टीचर कौशिक बजाज आगे बढ़ जाते हैं। वैसे आज सांगजियांग की राजधानी में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ नजर आ रहा था, क्योंकि अन्य कई राज्यों के मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों का दल एक के बाद एक आते ही जा रहे थे, जिससे प्रतियोगिता के माहौल का दबाव अब प्रतियोगियों के चेहरे पर साफ नजर आने लगे थे। परंतु नीलेश और उसके साथियों को देख करके ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वे लोग किसी प्रकार के दबाव में थे। उन्हें तो सांगजियांग जैसे उन्नत महानगर को देख करके बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि इस तरह के उन्नत महानगर कंटिनेंट के कुछ ही राज्यों में स्थित थे। नीलेश और उसके साथियों को गाइड करते हुए वह योद्धा उन्हें एक बड़े से भवन में लेकर के जाता है, जिसके पश्चात उन्हें वह भवन दिखाते हुए कहता है,
आप लोगों के रहने की व्यवस्था इस भवन में किया गया है। वैसे तो सारी सुविधाएं इस भवन में उपलब्ध है, परंतु फिर भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप यहाँ के सेवादारों को कह सकते हैं। ये कहते हुए वह योद्धा वहां से जाने लगा था कि तभी अचानक से रुककर टीचर कौशिक बजाज की ओर फिर से मुड़ करके कहता है, वैसे मैं आप सभी को बताना भूल गया कि आप सभी प्रतियोगियों और टीचर्स के यहाँ पहुँचने के अवसर पर शाम को महाराज ने दावत का प्रबंध किया है, तो समय पर कम्युनिटी हॉल में पहुँच जाइएगा। और फिर वहां से वह योद्धा चला जाता है। सांगजियान का सम्राट सांगजी तेंगजांग। सांगजियान की राजधानी में होने जा रहे मार्शल आर्ट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए पूरा राजधानी अन्य राज्यों से आ रहे मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों और टीचर्स के स्वागत में लगा हुआ था और हर एक दल के लिए एक गाइड को नियुक्त किया गया था ताकि उनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा सके। और उसी दौरान नीलेश और उसका दल जब सांगजियांग साम्राज्य की धरती में कदम रखता है तब उनका सामना टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल के दल प्रमुख ध्रुव बजाज से होती है, जिसे देखकर के टीचर कौशिक बजाज थोड़े असहज हो गए थे और उससे पल्ला छुड़ाते हुए अपने दल को लेकर के आगे बढ़ चुके। उनका यह व्यवहार देख करके नीलेश और मिस चंदेला को थोड़ा अजीब लगता है और उनके पूछने पर टीचर कौशिक बजाज बताते हैं कि दरअसल ध्रुव बजाज उनके ही बजाज खानदान से था, परंतु जिस तरह ध्रुव बजाज ने मिस चंदेला को पहचान लिया था ये बात मिस चंदेला को थोड़ा अजीब लगा था। परंतु टीचर कौशिक बजाज उसके बारे में आगे कुछ भी बात करना नहीं चाहते थे। खैर उनका गाइड उन्हें उनके आवंटित निवास स्थान पर लेकर के जाते हैं और उन्हें इस बात की भी जानकारी प्रदान करते हैं कि आज रात सभी दलों के लिए सांगजियांग साम्राज्य के सम्राट ने उनके स्वागत में रात्रि भोज का आयोजन करवाया हुआ था, जहां वे स्वयं उपस्थित होकर सभी छात्रों और टीचर को शुभकामनाएं के साथ स्वागत करने वाले थे, जिसे सुनने के पश्चात सभी छात्र और टीचर्स रात्रि भोजन के लिए अपनी अपनी तैयारियां करने में जुट गए थे। शाम के ढलते ही सभी सांगजियांग की राजधानी रोशनी से नहा उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सभी सितारे धरती पर उतर आए थे। ऐसे में टीचर कौशिक के साथ बाकी के सभी छात्र और टीचर्स भी तैयार हो चुके थे। वैसे सभी ने नीलम मार्शल आर्ट स्कूल के कोट पहने हुए थे, जिसमें स्कूल का प्रतीक चिन्ह उड़ते हुआ बाज था जिसने पंजों में जहरीले सांप को दबोच रखा था। तभी वहां उनका गाइड वहां पहुंच करके कहता है, लगता है आप सभी रात्रि भोज में चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस पर टीचर कौशिक बजाज होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट लिए कहता है, जी हाँ श्रीमान। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। जिस पर उनका गाइड गंभीर हो कहता है, मेरा नाम तासुम रिजिजू है। जिसे सुनकर के टीचर कौशिक बजाज उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम मास्टर टीचर कौशिक बजाज है श्रीमान तासुम जी। वैसे हम सब चलने को तैयार है। कौशिक बजाज के कहने पर मास्टर तासुम रिजिजू गंभीर चेहरा लिए कहते हैं, ठीक है आप सभी मेरे साथ आइए। इतना कहकर के वो आगे आगे चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे टीचर कौशिक बजाज और उनका दल चलने लगा था। वही साथ चल रहे नीलेश के कानों के पास आकर के राकेश मदान धीरे से कहता है, भाई नीलेश हमारे इस गाइड के चेहरे पर इस तरह 12 क्यों बजे हुए। जिस पर नीलेश उसे समझाते हुए कहता है, भाई राकेश हमें अपने मेजबानों का सम्मान करना चाहिए, इस तरह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसे सुनकर के राकेश अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, छोड़ो भाई तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहते हुए राकेश अपने बगल में चल रही दीपेश के कानों के पास जाकर के कहता है, भाई दीपेश मुझे तो ये तासुम रिजिजू कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है इसे हमारा गाइड बनना अच्छा नहीं लग रहा है। राकेश की बातों का दपेश कुछ उत्तर देता उससे पहले एक मोटी और भारी आवाज आती है, गाइड बनना मेरे लिए कोई वाली खुशी बात नहीं है, खास तौर पर ऐसे छात्रों की जिसे अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर तासुम रिजिजू था। दरअसल तासुम रिजिजू देखने में एक काफी गंभीर और सधे हुए व्यक्ति लगते थे जिन्हें ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था, और वाकई में उन्हें इस तरह किसी का गाइड बनना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तासुम रिजिजू खुद भी एक ग्रैंड मास्टर लेवल का योद्धा था और भला एक ग्रैंड मास्टर को ये कैसे स्वीकार हो सकता था कि वह अपने से कई नीचे लेवल के छात्रों और टीचर्स की सेवा में खड़ा रहे। खैर अचानक से तासुम रिजिजू को उत्तर देता सुन करके राकेश मदान थोड़ा असहज हो गया था, तो टीचर कौशिक बजाज को इस बात से शर्मिंदगी अनुभव हो रहा था, इसलिए राकेश को डांट लगाते हुए कहते हैं, राकेश तुम्हें मास्टर तासुम रिजिजू जी से क्षमा मांगनी चाहिए। जिसे सुनकर के राकेश घबराते हुए कहता है, क्षमा करे मास्टर रिजिजू, मैं अपने इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ। जिसे सुनकर के ग्रैंड मास्टर तासुम रिजिजू उन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए गंभीर हो कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जब तक तुम लोगों का दल यहाँ है तब तक मेरा काम तुम्हें गाइड करना और सुरक्षा प्रदान करना है। ये कहते हुए तासुम रिजिजू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो जैसे उनमें किसी प्रकार का भाव ही नहीं था। जल्दी नीलेश और उसका दल सम्राट के मुख्य भवन में पहुंच गए थे, जो काफी ज्यादा विशाल और भव्य दिखाई पड़ रहा था।
वैसे जितना बड़ा भवन सांगजियान के सम्राट का दिखाई पड़ रहा था उसमें मुस्तांग राज्य के राजा अनंगपाल के 10 भवन खड़े हो जाते। ऐसे में वहां रास्ता भटक जाने का संभावना बहुत ज्यादा थी। इसलिए मास्टर तासुंग रिजिजू कहते हैं, देखो सभी मेरे साथ ही रहना, सम्राट भवन काफी बड़ा है, ऐसे में तुम लोग यहाँ भटक भी सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। ये कहते हुए आगे चलने लगते हैं। तभी वहाँ अन्य मार्शल आर्ट स्कूल के दल भी अपने गाइड के साथ पहुंचते हैं, जिसमें टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल का दल भी था, जिसके गाइड के पीछे पीछे ध्रुव बजाज चल रहा था और सामने फिर कौशिक बजाज को देख करके कहता है, भाई कौशिक, देखो हमारी मुलाकात फिर से हो गई। वैसे बचपन से तुम्हारा सपना था कि तुम मास्टर टीचर, तो आज मास्टर टीचर की कोट पहनकर अपने स्कूल को प्रतिनिधित्व करना कैसा लग रहा है? मिस रोशनी चंदेला के साथ तुम्हें देख कर के अच्छा लग रहा है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। अचानक से कौशिक बजाज को मिस चंदेला के साथ जोड़कर ध्रुव के कहने पर टीचर कौशिक बजाज शर्म से लाल पीला पड़ते हुए काफी शर्म अनुभव कर रहे थे, जिसके पश्चात वह गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और हाँ, मुझे से तुम दूरी बनाकर रखो तो अच्छा होगा। ये कहते हुए टीचर कौशिक बजाज फिर से ध्रुव बजाज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों के मध्य में ये खींचतान देखकर के नीलेश को समझ आ गया था कि जरूर दोनों में पहले कभी अच्छे संबंध रहे होंगे, जो आज इतने खराब हो चुके थे कि टीचर कौशिक बजाज आज सीधे मुंह ध्रुव बजाज से बात भी करना नहीं चाहते थे। इस तरह चलते हुए सभी स्कूल के दल एक बड़े से भव्य हॉल में पहुंच गए थे, जो इतना विशालकाय था कि उसमें एक साथ 30 से 40 हजार लोग एक साथ वहां खड़े रह सकते थे। और उस हॉल के दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिस पर काफी महंगे और मूल्यवान रत्नों को जड़ा गया था, जिसमें से निकलते एनर्जी और प्रकाश से पूरा भवन चमक रहा था और सभी को एक खुशनुमा एनर्जी का अनुभव हो रहा था। वही सभी स्कूल के दल एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए थे, जिसमें टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल नीलम मार्शल आर्ट स्कूल के बगल में खड़ा था। वही थोड़ी दूरी पर लाल रंग के कोट पहने हुए सबसे बड़ा दल खड़ा था, जिसकी ओर संकेत करते हुए मास्टर टीचर ध्रुव बजाज अपने बगल की पंक्ति में खड़े कौशिक बजाज से कहता है, भाई कौशिक, उस लाल रंग के कोट पहने सबसे बड़े दल को देख रहे हो ना? दरअसल वही हम सभी के लिए चुनौती खड़ा करने वाला है, क्योंकि वह हर बार का चैंपियन ब्लड फ्यूरी मार्शल आर्ट स्कूल का दल है, जिसे सांगजियान सम्राट का समर्थन प्राप्त है। ये बात सुनकर के कौशिक बजाज उस ओर देखते हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि उनके छात्र प्रतियोगिता में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। ये देख फिर से अपना चेहरा सामने की ओर करते हैं, जैसे कि मानो उन्होंने ध्रुव बजाज के बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये देख कर के ध्रुव बजाज मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे सम्राट के देने के लिए तुम उपहार लेकर के आए तो हो ना? या फिर इस बार भी हमेशा की तरह भूल गए? ये बात सुनकर के टीचर कौशिक के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वाकई में टीचर कौशिक बजाज सम्राट के लिए उपहार लाना भूल गए थे। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो अब क्या करे। वही टीचर कौशिक बजाज को परेशान देख करके नीलेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात क्या हो गई। कहीं ध्रुव बजाज ने कहीं फिर से परेशान करना तो शुरू नहीं कर दिया। ये सोच लिए टीचर कौशिक बजाज के पास आकर के नीलेश कहता है, टीचर क्या बात है, क्या ध्रुव बजाज आपको फिर से परेशान कर रहा है? जिस पर टीचर हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं नीलेश, उसने मुझे परेशान नहीं बल्कि सही समय पर याद दिलाया है कि हमें सम्राट को अभी उपहार भी देना है, परंतु मैं उपहार लाना ही भूल गया। ये कहते हुए अपने दोनों हथेलियों को मसलते हुए परेशानी से भरे चेहरे को लिए यहाँ वहाँ देखते हुए कहते हैं, पता नहीं अब मैं अभी के अभी कहाँ से ऐसा उपहार लेकर के आऊँ जो सम्राट को देने लायक हो। पूर्ण विराम। तभी वहाँ सांगजियान के सम्राट के आने का घोषणा किया जाता है। कृपया सावधान हो जाए, सांगजियान साम्राज्य के परमवीर और प्रतापी सम्राट श्री 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 सम्राट सांगजी तेमजंग पधार रहे हैं। ये घोषणा होते ही वहां उपस्थित सभी लगे घुटनों के बल सर को झुकाए बैठ जाते हैं, जिसके पश्चात नागाड़ों के धन 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 की आवाज के साथ धीमे कदमों के चहल पहल के साथ सम्राट सांगजी हॉल में प्रवेश करते हैं, जिनके साथ पगोड़ा वॉरियर्स के साथ वॉरियर्स मास्टर भी साथ चल रहे थे। वही सर को झुकाए घुटनों के बल बैठा नीलेश को बस सम्राट और 7 वॉरियर्स के चमकदार चमड़े के बने जूते दिखाई पड़ रहे थे, जो धीरे धीरे सीधे मंच की ओर बढ़ा जा रहा था। मंच पर पहुंचने पर सम्राट सांगजी हल्की और धीमी आवाज के साथ कहते हैं, कृपया आप सभी खड़े हो जाइए। भले ही सम्राट सांगजी ने धीमे और हल्की आवाज के साथ यह शब्द कहे थे, परंतु सभी छात्रों और टीचर्स को ऐसा लगा था मानो उन्होंने उनके कान के पास आकर के कहा हो। इसी के साथ सम्राट सांगजी की शक्ति का एहसास वहां उपस्थित सभी लोगों को होने लगा था। वैसे उनके कहने पर सभी दल के छात्र और टीचर्स खड़े हो जाते हैं, जिसके पश्चात नीलेश की नज़र 7 वॉरियर्स में से एक वॉरियर्स के साथ टकराती है।
दरअसल वह सेवन वॉरियर्स सदस्य कोई और नहीं बल्कि लिंगदेन छोदेन था, जो कुछ दिनों पहले राजा अनंगपाल के दरबार में दूत बन करके आया था। और जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे मिलती है, लिंगदेन अपने दूसरे साथी वॉरियर्स के कानों में जा करके कुछ कहता है। ऐसा लग रहा था वह दूसरा वॉरियर्स उन सभी 7 वॉरियर्स में सबसे सीनियर वॉरियर था, जिसकी आयु अन्य वॉरियर्स से कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। खैर, लिंगदेन द्वारा कान में कुछ कहने पर वह वॉरियर्स भी नीलेश की ओर एक दृष्टि देख फिर गंभीर हो जाता है, जिसके पश्चात सम्राट सांगजी के पास जाकर वो उसके कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर के सम्राट सांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। नीलेश समझ नहीं पा रहा था कि उन लोगों के बीच आखिर ऐसी कौन सी कानाफुंसी हो रही थी जिसे सुनकर के सम्राट सांगजी मुस्कुरा दिए थे। नीलेश की चतुराई। नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के सभी छात्रों के साथ अन्य मार्शल आर्ट स्कूल के छात्र भी सम्राट भवन के मुख्य हॉल में उपस्थित हो चुके थे, जहां टीचर कौशिक बजाज की भेंट और एक बार टाइगर किंग मार्शल आर्ट स्कूल के दल प्रमुख से होती है, जिसे देख करके टीचर कौशिक का मुड़ और एक बार उखड़ गया था। परंतु एक काम की बात जो ध्रुव के कहने पर टीचर कौशिक को स्मरण हुआ था, जिसे याद कर टीचर कौशिक बजाज को अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि ध्रुव के कहने पर टीचर कौशिक को याद आता है कि वो सम्राट को देने के लिए उपहार लाना तो भूल ही गए थे, और बिना उपहार के सम्राट से बेशर्मों की तरह मिलना उनके और उनके स्कूल के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात होने वाली थी। इस बात से चिंतित टीचर कौशिक बजाज के चेहरे को देख करके नीलेश उनके पास जाकर उनसे उनकी चिंता के बारे में पूछने पर टीचर कौशिक बताते हैं कि वो सम्राट को भेंट में देने के लिए उपहार लाना भूल गए थे, और अभी उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो वापस जा करके कोई उपहार लेकर के आए। वैसे सभी की स्टोरेज लॉकेट में कुछ न कुछ जादुई तिलिस्म खजाना तो था, परंतु उन सभी के स्तर को देखकर लग नहीं रहा था कि उनके पास ऐसी कोई तिलिस्म चीज होंगी जो सम्राट सांगजी तेमजन को देने लायक हो। ऐसे में नीलेश कुछ कहता तभी वहां सम्राट सांगजी के हॉल में आने की घोषणा होती है, जिसे सुनते ही सभी घुटनों के सर को झुकाए झुक गए थे। सम्राट सांगजी और उनके साथ आए पगोड़ा वॉरियर्स के 7 वॉरियर्स भी चलते हुए सामने बने बड़े से मंच की ओर जाने लगे थे। वह मंच काफी बड़ा और 6 फीट ऊंचा था, जहां पहुंचने के पश्चात सम्राट सांगजी सभी छात्रों को खड़े होने को कहते हैं, और तब नीलेश उन 7 वॉरियर्स में से एक वॉरियर्स को पहचान गया था, जिसका नाम लिंगदेन छोदेन था। और जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है, तब लिंगदेन अपने साथ खड़े सीनियर्स वॉरियर के कान में कुछ कहता है, और वह सम्राट के में हाँ करके कुछ कहता, जिसे सुनकर के सम्राट सांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। परंतु नीलेश इस बात से परेशान था कि आखिर 7 वॉरियर्स ने सम्राट के कानों में आखिर ऐसी क्या कानाफुंसी की जिसे सुनकर के वो मुस्कुराने लगे थे। इसी सोच में डूबा नीलेश अपना सर खुजा रहा था कि तभी वहां फिर से एक घोषणा होती है। आप सभी मार्शल आर्ट स्कूल के दलों से निवेदन है कि बारी बारी से सम्राट को अपना उपहार भेंट करे। ये घोषणा होते ही बेचारे टीचर कौशिक बजाज के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके माथे के पसीने को देख करके पास खड़ी मिस चंदेला कहती है, क्या हुआ कौशिक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे तुम सफेद क्यों पड़ गए हो? मिस चंदेला के प्रश्न सुनकर के बेचारा घबराया हुआ कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि कहे तो क्या कहे, क्योंकि अगर इस समय कौशिक उपहार वाली बात उन्हें बताएगा तो वे लोग उन्हें कच्चा चबा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं था। परंतु यह विषय ऐसा था कि बताए बिना रह भी नहीं सकते थे। ऐसे में टीचर कौशिक बजाज घबराते हुए कहते हैं, दरअसल सम्राट को भेंट में देने के लिए उपहार लाना मैं भूल गया हूँ, और अभी उन्हें भेंट में देने के लिए कोई उपहार हमारे पास नहीं है। ये बात ऐसी थी कि पूरे दल में हड़कंप मच गया था। मिस नैन्सी चौंकते हुए कहती है, क्या तुम उपहार लाना भूल गए? जानते भी हो इस तरह हमारी कितनी बेइज्जती होगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मिस नैन्सी का कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि वहां आसपास के ही नहीं बल्कि दूरदराज राज्यों के मार्शल आर्ट स्कूल के छात्र भी आए थे। ऐसे उनकी बदनामी एक राज्य तक नहीं बल्कि दूरदराज के राज्यों तक फैलना तय था। बारी बारी कर सभी मास्टर टीचर कौशिक पर बरसने लगे थे। ऐसे में बेचारे टीचर कौशिक सर को झुकाए उन सभी के बातों को सुन रहे थे। ऐसे में नीलेश सभी को टोकते हुए कहता है, टीचर कौशिक को भला बुरा कहने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज हो जो सम्राट को भेंट करने लायक है तो कहे। ऐसे में टीचर शक्ति सिंह कहते हैं, भला हमारे पास ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है जो सम्राट को भेंट देने लायक हो? नीलेश, तुम जानते हो ना, हम 3 स्टार मास्टर टीचर और सम्राट के दरबार में सबसे कमजोर योद्धा भी गोल्ड स्टार लेवल का है। ये बात सुनकर के नीलेश को बात समझ आ गया था। ऐसे में सृष्टि एकमात्र छात्रा थी जो डिवाइन कुल से, जिसके पास कीमती चीजें होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा थी। ऐसे में नीलेश आशा से भारी दृष्टि से सृष्टि की ओर देखता है, जिस पर सृष्टि मानसिक दूरसंचार से उसे बताते हुए कहती है,
नीलेश, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी कीमती खजाने तुम्हें देना नहीं चाहती, परंतु अगर तुम मेरे खजाने उपहार स्वरूप सम्राट को भेंट करोगे तो उन्हें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये डिवाइन खजाने हैं। सृष्टि की बातें सही भी थी, क्योंकि इस तरह सृष्टि के राज भी उजागर हो जाते हैं। ऐसे में नीलेश मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं सृष्टि, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ। तभी अचानक से घोषणा होती है, अब हम मुस्तान राज्य के नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल से आए प्रतियोगिता समूह के प्रमुख मास्टर टीचर कौशिक बजाज से अनुरोध करते हैं कि आगे आकर के अपने लाए उपहार को सम्राट को भेंट करें। इस घोषणा के साथ बेचारे टीचर कौशिक बजाज और उनके पूरे दल के चेहरे का रंग उड़ गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सम्राट को उपहार में दे तो क्या दे। ऐसे में नीलेश टीचर कौशिक बजाज के कानों में जा कर के कुछ कहता है, जिसके पश्चात टीचर कौशिक के चेहरे पर आए राहत को साफ देखा जा सकता था। जिसके पश्चात टीचर कौशिक बजाज आगे बढ़ते हुए मंच से कुछ दूरी पर खड़े होकर के कहते हैं, सांगजियान साम्राज्य के महान सम्राट, मैं नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल का मास्टर टीचर कौशिक बजाज अपने दल की ओर से आपको सादर प्रणाम। ये कहते हुए टीचर कौशिक बजाज सीना ताने अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर करते हुए वहां उपस्थित अन्य मार्शल आर्ट स्कूल के दलों की ओर देख आगे कहते हैं, सम्राट, आज मैं आपके समक्ष बिना उपहार के खाली हाथ आया हूँ। ये बात सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोग हैरानी के साथ टीचर कौशिक की ओर देखते हैं। वही टीचर कौशिक के साथियों को भी ये सुनकर के जोर का झटका लगा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले टीचर कौशिक के चेहरे पर आए कॉन्फिडेंस को देखकर के उन्हें तो लगा था कि शायद कौशिक मामले को संभाल लेगा, परंतु जिस बेशर्मी के साथ खाली हाथ आने की बात स्वीकार कर रहा था, ये देखकर के उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए और चुल्लू भर पानी में डूब जाए। वही टीचर कौशिक भी अपने बेशर्मी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे पास आपको भेंट स्वरूप देने के लिए उपहार नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई उपहार नहीं जो आपके महानता की बराबरी कर सके। ये कहते हुए इस तरह बड़े ही अच्छी तरह से यहाँ टीचर कौशिक बजाज अपने बातों से खेल जाते हैं, जिसे सुनकर के सम्राट सांगजी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर के कौशिक बजाज के साथियों को थोड़ी राहत मिल गई थी। वही कौशिक बजाज का आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ गया था, जिसके पश्चात वह अपने दल की ओर देख कहता है, आज मैं अपने स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र नीलेश को यहाँ आमंत्रित कर उसे आपके लिए उपहार तैयार करने को कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्रतिभाशाली सम्राट को प्रतिभा से बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। टीचर कौशिक की यह बात सुनकर के सभी नीलेश की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे थे, क्योंकि इस प्रतियोगिता में आने से पहले सभी स्कूलों ने नीलेश के कारनामे कुछ कुछ सुन रखे थे। ऐसे में सभी को इस बात की अब रुचि बढ़ गई थी कि आखिर नीलेश करने क्या जा रहा था। वहीं सम्राट सांगजी भी इस बात पर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि टीचर कौशिक बजाज ऐसा भी कुछ कर सकते थे। वहीं अपने टीचर के कहने पर नीलेश आगे बढ़कर सम्राट सांगजी को प्रणाम कर कहता है, महान सम्राट सांगजी, जो मेरा प्रणाम। नीलेश के अभिवादन पर सम्राट सांगजी हाँ में अपना सर हिलाते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। वही 7 वॉरियर्स में से एक लिंगदेन भी इस बात से हैरान था कि आखिर नीलेश करना क्या चाहता था। इस तरह उसकी भी रुचि ये देखने में बढ़ गई थी। ऐसा ही कुछ हाल वहां उपस्थित हजारों छात्रों और कुछ टीचर्स की भी थी, परंतु नीलेश जो केवल 17 वर्षीय युवा था, इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट के आगे पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर तिनके भर की हिचक या फिर कहीं घबराहट दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहां कोई कुछ कहता, इससे पहले नीलेश अपने स्टोरेज लॉकेट से मास्टर पेंटर सिराज आलम द्वारा प्राप्त 7 रेनबो कलर और क्लाउड पेपर बाहर निकालते हुए अपने पेंटिंग टूल्स बाहर निकाल कर कहता है, सम्राट, मैं चाहता हूं कि इन यादगार पलों को पेंटिंग में समेटकर आपको उपहार स्वरूप भेंट करूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पेंटिंग बनाना शुरू कर सकता हूं? पूर्ण विराम। नीलेश की बातों को सुनकर कि सम्राट सांगजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज्ञा है युवक। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितनी प्रतिभा है जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें मेरे समक्ष मेरे लायक उपहार बनाने का कार्य सौंपा है। ये कहते हुए सम्राट के चेहरे पर उनकी रुचि और उत्साह को साफ देखा जा सकता था, क्योंकि सम्राट सांगजी ने इससे पहले भी नीलेश के प्रतिभाओं के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और सम्राट सांगजी ही थे जिन्होंने अपने 7 वॉरियर्स में से एक सदस्य को मस्तान राज्य नीलेश को अपने पगोड़ा वॉरियर्स में दाखिला लेने के लिए निमंत्रण देकर के भेजा था। वैसे आज से पहले सम्राट सांगजी ने नीलेश को कभी देखा नहीं था, और आज जब पहली बार भेंट हुई तो उन्हें नीलेश की प्रतिभा को देखने का अवसर भी प्राप्त हो गया था। खैर, नीलेश अपने पेंटिंग टूल्स में से ब्रश को हाथों में लिए 7 रेनबो कलर्स द्वारा क्लाउड पेपर में पेंटिंग बनाना शुरू कर चुका था। नीलेश अपने दोनों हाथों को जिस तरह कालाबाजियों के साथ मूव कर रहा था, उसे देखकर कि वहां उपस्थित सभी लोग हैरानी में पड़ गए थे कि उसके मुंह से उस हॉल में एक शक्तिशाली ऊर्जा बहाव उत्पन्न होने लगा था, और जैसे जैसे नीलेश पेंटिंग को आगे बनाते हुए बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऊर्जा के बहाव और भी तेज होते जा रहे थे।
जो आमतौर पर किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के पेंटर द्वारा पेंटिंग तैयार करने पर क्रिएट होता था। ये देखकर के सम्राट सांगजी काफी प्रभावित हो गए थे, क्योंकि 17 वर्षीय युवक के पास इस तरह के स्किल का होना यह अद्भुत और असंभव बात थी। परंतु क्या इस 17 वर्षीय युवक नीलेश का स्तर ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गया था? इस बात की शंका सम्राट सांगजी के साथ साथ वहां उपस्थित 7 वॉरियर्स और अन्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे दलों को भी होने लगा था। इसलिए बिना कोई देर किए गोल्ड स्टार लेवल से ऊपर के सभी लड़ाई मास्टर और मास्टर टीचर नीलेश के लेवल की जांच अपने इनोवेशन के द्वारा करने लगते हैं, और जांच करने पर उनकी आंखें आश्चर्यता के साथ फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 17 वर्षीय युवक 3 स्टार लड़ाई मास्टर के लेवल पर था, और इतना ही नहीं बल्कि 3 स्टार के लेवल पर होकर के वह ग्रैंड मास्टर लेवल के एनर्जी को क्रिएट कर रहा था, जो कि एक तरह से असंभव सी बात थी। पगोड़ा की एनर्जी झील उपहार को लेकर के टीचर कौशिक बजाज काफी ज्यादा चिंतित और परेशान दिखाई पड़ रहे थे, तो वही दूसरी और बारी बारी से अन्य राज्यों से आए मार्शल आर्ट स्कूल के दल प्रमुख सम्राट सांगजी को अपना लाया हुआ उपहार भेंट स्वरूप देते जा रहे थे, जिसमें बहुमूल्य रत्न, ग्रेड 1 के एनर्जी बढ़ाने की गोलियां, तिलीस्म खजाने और ना जाने क्या क्या। ऐसे में उन उपहारों को देख कर के कौशिक बजाज और उनके दल पर दबाव बढ़ने लगा था, परंतु ना जाने नीलेश ने टीचर कौशिक बजाज के कानों में ऐसा क्या फुसफुसाया जो उनके तेवर एकदम से बदल गए थे। उनका चेहरा और शारीरिक व्यवहार से उनमें आए आत्मविश्वास को भी साफ देखा जा सकता था। ऐसे में जब नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल की बारी आती है, टीचर कौशिक बिना किसी हिचकिचाहट के साथ खाली हाथ आने की बात कहता है, जिसे सुनकर के सभी उसके बेशर्मी पर हैरान थे। परंतु टीचर कौशिक अपने बातों के भंवर में सम्राट सांगजी को ऐसे डाल चुका था कि वो मुस्कुराते हुए टीचर कौशिक के बातों सुने जा रहे थे, और जल्दी टीचर कौशिक अपने मुद्दे में आते हुए ये बताते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल के सबसे होनहार और प्रतिभाशाली छात्र नीलेश को सम्राट सांगजी के आगे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उपहार तैयार करने को कहा था, जो सही मायने में एक महान, शक्तिशाली और प्रतिभावान सम्राट के लिए असल उपहार होता। इस तरह से आज तक किसी ने सोचा नहीं था, और यह उपहार शायद सबसे हटके और अलग होने जा रहा था, जिसके प्रति सम्राट सांगजी के साथ साथ पगोड़ा वॉरियर्स की 7 वॉरियर्स की रुचि भी बढ़ गई थी, क्योंकि नीलेश के बारे में उन्होंने भी पहले से सुन रखा था, और सम्राट सांगजी के कहने पर ही 7 वॉरियर्स में से एक सदस्य लिंगदेन छोदेन मुस्तांग राज्य नीलेश को पगोड़ा में दाखिला देने के लिए निमंत्रण लेकर के गए थे। ऐसे में उनका ये देखने में कि आखिर नीलेश ऐसा कौन सा उपहार तैयार करने जा रहा था, इस पर उनकी रुचि का बढ़ना तो लाजमी था। खैर, हमेशा की तरह नीलेश पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर के अपने स्टोरेज लॉकेट से 7 रेनबो कलर्स और क्लाउड पेपर को निकालकर उसमें ब्रश से पेंटिंग बनाना शुरू कर चुका था। हमेशा की तरह इस बार भी नीलेश सभी को चौंकाने से बाज नहीं आता है। दरअसल जैसे जैसे नीलेश पेंटिंग बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, हॉल में एनर्जी का बहाव काफी तेज हो गया था, और इस तरह के बहाव तभी बनते थे जब ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई पेंटर मास्टर पेंटिंग कर रहा हो। ऐसे में एक 17 वर्षीय युवक का इस तरह के ऊर्जा का बहाव उत्पन्न करने की क्षमता से सभी को नीलेश के लेवल को लेकर के संदेह होने लगा था। ऐसे में सभी वरिष्ठ योद्धा जो गोल्ड स्टार से ऊपर के लेवल पर थे, वे सभी अपने इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए नीलेश के लेवल की जांच करने में जुट गए थे। परंतु होश तो उनके तब बुरी तरह से उड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि नीलेश अभी केवल 3 स्टार लड़ाई मास्टर के लेवल पर था। ऐसा अजूबा आज तक किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में सभी नीलेश को आंखें फाड़े ऐसे घूरने लगे थे मानो उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो। वैसे भी नीलेश की हरकतें किसी शैतान से कम थी क्या, जो हर बार लोगों को ऐसे चौंका देता था कि बेचारों को खुद को संभालते संभालते पूरा दिन निकल जाता था। ऐसे में नीलेश जैसे ही अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है, वह रुक कर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहता है, सम्राट, मस्तान राज्य के नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल की ओर से यह पेंटिंग आपको भेंट करता हूँ। ये कहते हुए नीलेश अपने ब्रश से एक अंतिम स्ट्रोक लगाता है, जिससे वह पेंटिंग सक्रिय होकर के उसमें से साफ और शक्तिशाली एनर्जी निकलने लगी थी। क्योंकि नीलेश ने क्लाउड पेपर का उपयोग किया था, तो इसलिए उसमें से इतनी साफ एनर्जी का निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु जिस मात्रा में एनर्जी बाहर निकल रहा था उसे देख कर के सम्राट सांगजी भी हैरान थे, और 7 वॉरियर्स के एल्डर सदस्य की ओर देख कहते हैं, एल्डर, क्या ऐसा करना भी संभव है क्या? जिसके उत्तर में एल्डर भी आश्चर्यता के साथ कहते हैं, सम्राट, मैं अभी इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। यह उत्तर सम्राट को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो एल्डर वॉरियर के पास नहीं होता था, और अगर आज उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था तो इसका मतलब ये था कि नीलेश और उसके शक्तियों को समझ पाना अभी उनके बस के बाहर की बात थी। परंतु अभी तो नीलेश का खेल शुरू हुआ था, और अभी ऐसे कई झटके थे जिन्हें धीरे धीरे नीलेश वहां उपस्थित अन्य सभी लोगों के साथ साथ सम्राट और 7 वॉरियर्स को देने वाला था।
सम्राट, अगर आपकी अनुमति हो तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस पेंटिंग को पास आकर उसे छू कर देखें। ये बात सुनकर के कुछ पल के लिए सम्राट सांगजी भी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो भी थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि अब तक नीलेश ने जितना ट्रेलर दिखाया था उसे देख कर के सम्राट सांगजी की जगह कोई भी होता तो एक पल के लिए घबरा जाता। आखिर नीलेश जैसों का क्या भरोसा, और उन्हें इस तरह घबराता हुआ देख कर के नीलेश उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, घबराए नहीं सम्राट, दरअसल यह उपहार आपके दस्तखत के बिना अधूरा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर दस्तखत कर इसे पूर्ण करे। नीलेश के कहने पर सम्राट सांगजी अपने स्थान से खड़े हो करके कहते हैं, मैं घबराया हुआ नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। सम्राट सांगजी खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे देखकर नीलेश धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, अभी फिलहाल मेरी चाहत तो यही है कि आप मेरे इस पेंटिंग पर हस्ताक्षर कर इसे पूर्ण कर दे, ताकि आपको उपहार स्वरूप इसे भेंट कर सकूं। ये सुनकर के सम्राट सांगजी सीढ़ियों से उतरते हुए पेंटिंग के आगे खड़े हो जाते हैं, जहां उन्हें अपना चित्र उस पेंटिंग में दिखाई दे रहा था, जो हॉल के अन्य लोगों के साथ 7 वॉरियर्स के चित्र भी बने हुए थे, और यह चित्र वास्तविकता से भरी हुई एकदम सजीव लग रहे थे, जैसे कि अभी उस पेंटिंग से मानो बाहर निकल आएंगे। ये देख कर के सम्राट सांगजी काफी प्रभावित हो गए थे और अपनी कलाई घुमाते हुए आत्मिक ऊर्जा द्वारा उस पेंटिंग पर हस्ताक्षर करने लगते हैं। जैसे सम्राट अपनी हस्ताक्षर पूर्ण करते हैं, तभी अचानक से पेंटिंग में हलचल शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर के सम्राट सांगजी घबराकर कुछ कदम पीछे हो जाते हैं, और फिर सामने जो नज़ारा दिखाई पड़ता है उसे देखकर के सम्राट सांगजी ही नहीं बल्कि पूरा हॉल हैरानी के साथ बिना पलकों को झपकाए आंखें फाड़े उस नज़ारे को देखने लगते हैं। पूरे हॉल में एक तरह का सन्नाटा छा गया था, केवल लोगों की सांसें लेने की आवाज़ वहां आने लगी थी। दरअसल नीलेश जानता था कि जब वो सम्राट को पेंटिंग पर हस्ताक्षर करने को कहेगा तो वे अपने आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ही हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि आत्मिक ऊर्जा से किए हस्ताक्षर की नकल कोई कर नहीं पाता। और जैसे ही उनकी आत्मिक ऊर्जा उसमें पती है, उस पेंटिंग के अंदर बने सम्राट सांगजी का चित्र संजीव होकर के बाहर निकल आया था, और इस तरह की पेंटिंग को तैयार कर पाना किसी साधारण पेंटर के बस में नहीं था। अपने सामने अपने जैसे ही एक और सम्राट सांगजी को देख कर के सम्राट के होश उड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीलेश ने पेंटिंग की ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो वास्तविकता में बदल गया था। इसी सोच में डूबे अन्य सभी लोग की तरह सम्राट के मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे में नीलेश मुस्कुराते हुए कहता है, सम्राट, जैसे कि मेरे टीचर कौशिक बजाज ने कहा था कि आप स्वयं में ही इतने बहुमूल्य है कि आपकी बराबरी कोई वस्तु या उपहार कर नहीं सकता था, इसलिए नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के टीचर्स और छात्रों ने ये निर्णय लिया था कि आपको उपहार में आपका ही एक अक्स दिया जाए, जो आपके सामने खड़ा है। ये कहते हुए नीलेश प्रणाम कर सर को झुकता है। कुछ देर तक तो वहां उपस्थित लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा उपहार था, परंतु वही मंच पर खड़े लिंगदेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर वह जोर से ताली बजा कर के नीलेश के इस प्रतिभा प्रोत्साहित करता है, जिसके पश्चात पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठा था। कुछ देर तक ऐसे ही तालियां गूंजती रहती है, जिसे सम्राट अपना हाथ उठाकर शांत होने का संकेत कर कहते हैं, मैं तुमसे और तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल से काफी प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे उपहार के बदले मेरी तरफ से एक उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए सम्राट सांगजी घोषणा करते हुए कहते हैं, प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 दिन का समय बाकी है, तो मैं आप सभी के लिए पगोड़ा वॉरियर्स के एनर्जी झील को अभ्यास के लिए खोलने की घोषणा करता हूं, परंतु आप सभी को झील के निचले भाग में जाने की अनुमति होगी और नीलेश के उसके दल को झील के मध्य भाग में अभ्यास करने की अनुमति होगी। ये घोषणा सुनकर के मानो हॉल में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सभी सम्राट सांगजी का धन्यवाद करने लगते हैं। साथ ही नीलेश और उसके दल को भी लोग धन्यवाद देते हुए सभी कृतज्ञता प्रदान कर रहे थे, जिससे एक ही दिन में नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल का नाम चर्चा में आ गया था। जिसके पश्चात वहां घोषणा होती है, कृपया सभी मार्शल आर्ट स्कूल के प्रतियोगी और टीचर्स से अनुरोध है कि रात्रि भोजन के लिए भोजनालय हॉल की ओर प्रस्थान करें। वही उस पेंटिंग को सम्राट को सौंपने के पश्चात नीलेश अपने दल के पास लौट गया था, जहां नीलेश को सभी खुशी के साथ उसे गले लगाकर स्वागत करते हैं। सृष्टि भी ये देखकर कि काफी खुश थी कि नीलेश ने बड़ी अच्छी तरह से परिस्थिति को संभाला था, जिसकी उम्मीद उसे पहले से थी। वैसे नीलेश के इस प्रदर्शन से सभी खुश तो थे, परंतु मिस चंदेला को टीचर कौशिक पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से अपने गलती को छुपाने के लिए उसने नीलेश को आगे कर दिया था, मिस चंदेला को ये बात कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए मिस चंदेला कहती है, कौशिक, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि तुम समझदार और सहनशील हो, परंतु जिस तरह से तुमने अपने गलतियों को छुपाने के लिए नीलेश को आगे किया, यह एक टीचर को शोभा नहीं देता है।
मिस चंदेला के बातों को सुनकर के टीचर कौशिक कुछ कहते उससे पहले नीलेश बिच बचाव करते हुए कहता है, टीचर इसमें टीचर कौशिक की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैंने ही इन्हें ये सब करने को कहा था क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं था। वैसे यहाँ लोग झील में जाने की बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं और हमें झील के मध्य भाग में जाने की अनुमति पर हमें बधाइयाँ क्यों दे रहे हैं। नीलेश के बातों को सुनकर के मिस नैन्सी उसे ऐसे देख रही थी मानो जैसे कोई बहुत बड़ा नौटंकीबाज उसके आगे नाटक कर रहा हो, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े कारनामे चुटकी बजाते हुए कर लेता है उससे भला पगोड़ा के एनर्जी झील के बारे में पता ना हो, ये कैसे हो सकता था। ये सोच करके मिस नैन्सी कहती है, क्या तुम्हें सच में पगोड़ा के एनर्जी झील के बारे में पता नहीं है या फिर पता ना होने का अभिनय कर रहे हो। ये बात सुनकर के नीलेश कंफ्यूज सा चेहरा लिए अपना सर खुजाते हुए कहता है, सच में टीचर मैं पगोड़ा एनर्जी झील के बारे में नहीं जानता, अगर आपको पता है तो कृपया बताइए कि आखिर पगोड़ा के एनर्जी झील में जाने की अनुमति पर सभी इतने खुश क्यों हैं और उनके निचले और मध्य भाग में ऐसा क्या है जिसे सुनकर के टीचर मिस नैन्सी गंभीर हो जाती है। जब 170 झील की गहराई में छिपा एनर्जी कोर। हमेशा की तरह इस बार भी नीलेश अपने करामती प्रतिभाओं के चलते सभी के नज़रों में आ चुका था। विशेष तौर पर सम्राट सांगजी और 7 वॉरियर्स के नज़रों में अब नीलेश एक बड़ी पहेली बनता जा रहा था, क्योंकि नीलेश का जो वर्तमान लेवल था उसके एनर्जी के गुणवत्ता में मेल नहीं खा रहा था और उसके मध्य की जमीन आसमान का अंतर साफ साफ अनुभव किया जा सकता था। ऐसी सूरत में सभी को नीलेश कोई शैतान से कम नजर नहीं आ रहा था। परंतु नीलेश जो अपने पेंटिंग के स्किल का प्रदर्शन करते हुए हाथों में ब्रश लिए एक के बाद एक क्लाउड पेपर में जिस तरह से अपने कलाई को घुमाए जा रहा था, उससे उत्पन्न होती ऊर्जा के बहाव से सभी हैरान थे। परंतु जल्दी ही नीलेश अपना पेंटिंग पूरा कर लेता है और उस पेंटिंग पर सम्राट सांगजी को हस्ताक्षर करने के लिए नीलेश उन्हें आमंत्रित करता है। परंतु सम्राट सांगजी अब तक के घटनाक्रम को देखकर के थोड़े घबरा गए थे। हिम्मत जुटाकर जैसे ही सम्राट सांगजी पेंटिंग पर अपने आत्मिक ऊर्जा द्वारा हस्ताक्षर करते हैं, अचानक से पेंटिंग के अंदर चित्रित सम्राट सांगजी सजीव हो उठे थे, जिसे देख करके सम्राट सांगजी स्वयं भी चौंकते हुए कुछ कदम पीछे चले गए थे और फिर पेंटिंग से सजीव हो निकले हुए सम्राट के अंकस की ओर संकेत कर नीलेश ये बताता है कि दरअसल सम्राट सांगजी के लिए उनका अंकस ही उनका उपहार है, जिसे सुनकर के सम्राट सांगजी इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि वहां उपस्थित सभी राज्यों के छात्रों और टीचर्स के लिए 2 घंटे के लिए पगोड़ा का ऊर्जा झील का द्वार खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसमें निचले स्तर के झील में सभी छात्र और टीचर्स अभ्यास कर सकते थे तो मध्य भाग में नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के छात्र और टीचर्स अभ्यास कर सकते थे। इस घोषणा के साथ ही पूरे हॉल में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि प्रतियोगिता से पूर्व पगोड़ा के ऊर्जा झील में अभ्यास करने का मौका किसी जैकपॉट से कम नहीं था, भले ही वह 2 घंटे के लिए ही क्यों न रहा हो। ऐसे में सभी छात्र और टीचर्स सम्राट सांगजी और नीलेश का धन्यवाद करते हुए थक नहीं रहे थे, तो वही नीलेश बेचारे को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक झील में अभ्यास करने के लिए, वो भी मात्र 2 घंटे के लिए, लोग ऐसे मरे क्यों जा रहे थे। आखिर ऐसा उस झरने में क्या था। वैसे उसने पगोड़ा के बारे में कुछ दिन पहले ही सुना था, परंतु उसका झील भी इतना मशहूर होगा उसने सोचा नहीं था। ऐसे में नीलेश के प्रश्न करने पर टीचर्स मिस नैन्सी को ऐसा लग रहा था कि नीलेश सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का नाटक कर रहा था। ऐसे में टीचर मिस नैन्सी नाराजगी जताते हुए नीलेश को 2 टुक सुना देती है, जिस पर नीलेश अपनी सफाई में पगोड़ा एनर्जी झील के बारे में जानकारी ना होने की बात कहता है और साथ ही उस झील के बारे में जानने की अपनी रुचि को दर्शाते हुए उसे इस बारे में बताने को कहता है, जिसे सुनकर के टीचर मिस नैन्सी गंभीर हो चुप हो गई थी कि तभी वहां उनका गाइड तासुम रिजजू वहां आकर के कहता है, भोजन का समय हो गया है और मेरे ख्याल से अब हमें भोजन के लिए चलना चाहिए। इस बार गाइड के बर्ताव में भी कुछ बदलाव आ गए थे, जिसे देखकर के सभी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे और फिर गाइड के कहने पर सभी भोजनालय हॉल की ओर चल देते हैं। दरअसल गाइड तासुम स्वयं एक ग्रैंड मास्टर लेवल का लड़ाई मास्टर था और उसे इस बात की नाराजगी थी कि 7 वॉरियर्स ने उसे एक ऐसे मार्शल आर्ट स्कूल का गाइड नियुक्त कर दिया था जिसके टीचर्स का लेवल ही 3 से 4 स्टार लड़ाई मास्टर का था। ऐसे तासुम ने यह अंदाजा लगाया था कि उनके दल के छात्रों का लेवल 1 स्टार के लेवल से भी कम होगा, परंतु जब पहली बार उनकी भेंट हुई थी तब अधिकतर छात्रों के लेवल को देखकर के वह हताश हो गया था, जो एक्सपर्ट लेवल 3 से लेकर के 8 तक में था। ऐसे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसे बेकार में ही गाइड नियुक्त कर दिया गया था, परंतु आज नीलेश को देखकर के उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया था कि दरअसल ग्रैंड मास्टर तासुम के अलावा शायद और को उपयुक्त लड़ाई मास्टर नहीं था जो उन्हें गाइड कर सकता था। ऐसे में ग्रैंड मास्टर तासुम का खुश होना यह कोई बड़ी बात नहीं था। अब तासुम पहले से अधिक रुचि दिखाते हुए अपने मेहमान के दल को गाइड करते हुए कहता है,
आप सभी को पगोड़ा के एनर्जी लेक यानी कि ऊर्जा झील के मध्य भाग में अभ्यास का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को खाली जाने मत देना। अचानक गाइड बने ग्रैंडमास्टर तासुन के बातों को सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले तक यही गाइड था जिसे सवाल पूछने पर ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा था, और अब वह स्वयं ही उन्हें ऊर्जा झील के बारे में बताते हुए उस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दे रहा था। जिस पर नीलेश प्रश्न पूछते हुए कहता है, ग्रैंडमास्टर तासुन महोदय, क्या आप हमें पगोड़ा एनर्जी झील के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं ताकि हम उसका सही से लाभ उठा पाए। नीलेश द्वारा उनके गाइड को ग्रैंडमास्टर कहकर संबोधन करता हुआ सुनकर के सभी हैरानी के साथ कभी नीलेश को तो कभी गाइड तासुन रिजिजू को घूरे जा रहे थे। जिस पर सबसे पहले चौंकते हुए राकेश कहता है, क्या आप सच में ग्रैंडमास्टर है? जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गाइड तासुन रिजिजू हाँ में अपना सर हिलाते हुए उत्तर देते हैं, जिसे देख करके राकेश ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के भी होश उड़ गए थे। ऐसे में ग्रैंडमास्टर उन सभी से कहते हैं, दरअसल सभी राज्यों से आए मार्शल आर्ट स्कूल के छात्रों और टीचर्स की सुरक्षा और उन्हें गाइड करने की जिम्मेदारी यहाँ के ग्रैंडमास्टर लेवल के लड़ाई मास्टरों को दिया गया है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से घटित होने वाली कोई भी अनहोनी से बचा जा सके। अनहोनी की बात सुनकर के टीचर कौशिक बजाज कंफ्यूज हो प्रश्न करते हुए कहते हैं, अनहोनी? किस तरह की अनहोनी की बात कर रहे हैं आप ग्रैंडमास्टर? कौशिक बजाज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ग्रैंडमास्टर तासुन रिजिजू कहते हैं, ये पगोड़ा से संबंधित विषय है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, परंतु जिस ऊर्जा झील के मध्य भाग में अभ्यास का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है, यह अवसर पगोड़ा से बाहर के किसी भी व्यक्ति को आज से पहले प्राप्त नहीं हुआ है। जिसे सुनकर के नीलेश मुस्कुराते हुए कहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम पहले लोग हैं जो पगोड़ा से बाहर के होने पर भी झील के मध्य भाग में अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु अभी तक आपने हमें यह नहीं बताया कि उस झील में आखिर ऐसा क्या है। नीलेश के इस प्रश्न पर ग्रैंडमास्टर तासुन उन्हें जानकारी देते हुए कहते हैं, दरअसल पगोड़ा के झील में एर्थ कोर का एक भाग पड़ता है, जिसके चलते उस झील में रह करके अभ्यास करने वाले की ऊर्जा रिफाइन होकर के साफ होने लगता है, जिससे ऊर्जा ही नहीं बल्कि आत्मा का लेवल भी बढ़ जाता है। परंतु हम उस झील में ज़्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ये बात जानकर के वहाँ उपस्थित लोग हैरानी के साथ ग्रैंडमास्टर तासुन की ओर देख कहते हैं, पर ऐसा क्यों? अगर उस झील के पानी में एर्थ कोर की ऊर्जा है तो जितनी देर हम उस झील में अभ्यास करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होना चाहिए ना? नीलेश के साथियों के प्रश्न को सुनकर के ग्रैंडमास्टर तासुन गंभीर हो कहते हैं, झील के निम्न भाग में कोर का असर उतना नहीं होता, परंतु जितना होता है वह बहुत ज़्यादा है। वही मध्य भाग में ऊर्जा काफ़ी साफ है, जहाँ से साफ ऊर्जा को अवशोषित करना आसान हो जाता है। ये कहते हुए कुछ देर बाद गंभीर हो ग्रैंडमास्टर तासुन कहते हैं, परंतु मध्य भाग से आगे जाना मृत्यु को आमंत्रण करने के समान है, क्योंकि उसके आगे साफ एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा शरीर उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और फिर वहीं पर गलना शुरू हो जाता है। ये बात सुनकर के अब सभी को उस झील के महत्व का अनुभव होने लगा था, जिसके पश्चात नीलेश कहता है, ग्रैंडमास्टर, क्या कभी कोई झील के मध्य भाग से आगे गया है क्या? जिस पर ग्रैंडमास्टर उदास होकर के कहते हैं, हाँ, आज से 30 वर्ष पूर्व सम्राट सांगजी का बड़ा बेटा उस झील के मध्य भाग से आगे गया था। कहाँ उसका पूरा शरीर गल करके उसी झील में मिल गया था। जिसे सुनकर के सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि जितना अच्छा उस झील में अभ्यास करना था, उतना ही खतरा उसकी सीमाओं को पास कर आगे बढ़ने पर था। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी हो जाता था, परंतु अगर उसी चीज को कायदे से सावधानी के साथ अभ्यास किया जाए तो वह झील प्रतियोगिता से पूर्व छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी हो सकता था। इस बात की जानकारी होते ही सभी कल के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आने लगे थे, जिसके पश्चात भोजन के बाद घोषणा करते हुए सभी छात्रों को सूचित करते हुए कहते हैं कि सभी छात्रों और टीचर्स को सूचित किया जाता है कि सम्राट की अनुमति अनुसार आपको पगोड़ा झील में सुबह सूर्य के पहले किरण के साथ अपने गाइड को लेकर के उपस्थित होना होगा, और अगर तय समय के बाद जो भी दल झील में पहुंचता है तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ वहां से भोजन समाप्त कर सभी दल के छात्र और टीचर्स अपने निवास स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। क्योंकि सुबह जल्दी उठकर के समय पर पगोड़ा एनर्जी झील तक पहुंचना था, तो आज की रात सभी जल्दी ही सो गए थे। वहीं नीलेश अपने बिस्तर पर लेटे हुए अभी भी यही सोच रहा था कि 7 वॉरियर्स के उस सदस्य ने उसे देखने के पश्चात सम्राट सांगजी के कानों में ऐसा क्या कहा होगा, जिसे सुनकर के सम्राट के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी दिखाई पड़ने लगा था।
इस बारे में नीलेश अपने विचारों के घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते कब गहरी नींद में सो गया था उसे पता भी नहीं चल पाया था। ऐसे न अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ग्रैंड मास्टर तासुम रिजजू नीलम सिटी मार्शल आर्ट स्कूल के निवास स्थान में पहुंच गए थे। ऐसे में वो पाते हैं कि सभी लोग तैयार होकर के उनका ही प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु उनमें से 2 लोग ग्रैंड मास्टर तासुम को दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में ग्रैंड मास्टर तासुम जो अभी गायब थे वो कहते हैं, मेरे ख्याल से अभी और 2 लोग नहीं पहुंचे हैं। तासुम के बातों का जवाब देते हुए टीचर्स कौशिक बजाज कहते हैं, जी दरअसल यहाँ सृष्टि और नीलेश उपस्थित नहीं है। जिसे सुनकर कि तासुम कहता है, तो आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं, जाइए उन्हें बुलाकर लाइए, अन्यथा क्षण भर की देरी से पबुरा के ऊर्जा झील का द्वार हमारे लिए बंद हो जाए। ग्रैंड मास्टर तासुम की चिंता जायज थी, परंतु उनके इस बात का उत्तर देते हुए टीचर्स कौशिक बजाज कहते हैं, जी ग्रैंड मास्टर, परंतु आप चिंता न करें, सृष्टि नीलेश को ही जगाने के लिए गई है। ये सुनकर कि तासुम अपने मुट्ठियों को रगड़ते हुए कहते हैं, लगता है हमें देर हो जाएगी। और फिर तभी सृष्टि के साथ नीलेश वहां उपस्थित होकर के कहता है, क्षमा कीजिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। दरअसल कल रात में गहरी नींद में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया था, और अगर सृष्टि समय पर आकर के मुझे नहीं उठाती तो मैं अभी सोया हुआ ही रहता।